साल 2025 ये वो साल है जब भारत और जॉर्डन के राजनयिक रिश्तों को 75 साल पूरे हो गए। और इसी मौके पर जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो ये सिर्फ एक जश्न नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव का इशारा था। मकसद मकसद था एक ऐसे रिश्ते को भविष्य के लिए तैयार करना जो अब तक कह सकते हैं काफी शांत रहा है। तो सवाल यही उठता है कि पश्चिम एशिया मतलब एक ऐसा इलाका जो हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है, जहां बड़े बड़े देश हैं, इतने सारे संघर्ष हैं, वहां जॉर्डन जैसा एक छोटा और शांत सा देश भारत के लिए अचानक इतना जरूरी क्यों हो गया है? चलिए आज हम इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, भारत की पश्चिम एशिया चुनौती, एक ऐसा क्षेत्र जो अस्थिरता के कगार पर है। देखिए, जॉर्डन की अहमियत समझने के लिए ना पहले हमें पश्चिम एशिया की बड़ी तस्वीर देखनी होगी। ये वो इलाका है जहां भारत के बहुत गहरे हित जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही ये दुनिया के सबसे ज्यादा अस्थिर इलाकों में से एक भी है। तो भारत के लिए यहां दांव पर क्या लगा है, जरा सोचिए। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। 90 लाख, जी हां, 90 लाख से ज्यादा भारतीय वहां रहते हैं, काम करते हैं। दुनिया के जो सबसे जरूरी समुद्री रास्ते हैं वो भी यहीं से गुजरते हैं। तो जाहिर है इस पूरे इलाके में शांति और स्थिरता भारत के लिए कितनी जरूरी होगी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जॉर्डन, एक शांत किंग पिन, यानी एक अशांत पड़ोस में एक पुल। तो इसी उलझे हुए माहौल के बीच एक ऐसा देश है जो भारत के लिए कह सकते हैं एक स्टेबिलिटी का एंकर बनकर उभरता है, और वो देश है जॉर्डन। ये अपने अशांत पड़ोस के बीच में सचमुच एक पुल की तरह काम करता है। इसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल ब्रिज या भू राजनीतिक पुल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा देश जो कट्टर दुश्मनों के बीच भी बातचीत का दरवाजा खुला रखता है। और जॉर्डन की सबसे बड़ी खूबी यही है, वो भारत को इजराइल और बाकी की अरब दुनिया दोनों से एक साथ जुड़ने का प्लेटफॉर्म देता है, और ये सब बिना किसी एक गुट में फंसे। सोचिए ये कितना बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। और इसकी ये अनोखी हैसियत आती है 1994 में इजराइल के साथ हुई इसकी शांति संधि से। अब जरा इसके मैप पर नजर डालिए, इसकी लोकेशन देखिए, इसकी सीमाएं किससे लगती हैं? सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल, मतलब ऐसे देश जो हमेशा किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहते हैं। ऐसे में जॉर्डन का शांत और स्थिर रहना पूरे इलाके के लिए बहुत जरूरी है। और हां, हाल ही में जब लाल सागर में संकट पैदा हुआ तो जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है यानी आईमेक, उसके लिए एक जमीनी रास्ते के तौर पर जॉर्डन की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई। और देखिए, जॉर्डन सिर्फ एक शांत देश नहीं है, वो एक बहुत जिम्मेदार आवाज भी है। कैसे? पहली बात, यरूशलेम के पवित्र स्थलों की कस्टोडियनशिप या संरक्षकता उसी के पास है। दूसरी बात, अकाबा प्रोसेस जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल लड़ाई में भारत का एक अहम पार्टनर है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी में भी जॉर्डन अक्सर एक बहुत बैलेंस्ड और समझदारी वाला रुख अपनाता है, जो भारत के हितों के लिए काफी मददगार होता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, साझेदारी के स्तंभ यानी सद्भावना से विकास की ओर। तो अभी तक हमने रणनीतिक अहमियत की बात की, पर सवाल यह है कि यह पार्टनरशिप असल में किन ठोस पिलर्स पर टिकी हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है, जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातों से आगे बढ़कर असल ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की, यानी व्यापार की। साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच करीब $2.875 बिलियन का ट्रेड हुआ। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस आंकड़े के साथ भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सोचिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नजरें तो भविष्य पर हैं। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अगले 5 सालों में इस व्यापार को लगभग दोगुना करके $5 बिलियन के भी पार ले जाना। ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी टारगेट है, और इससे पता चलता है कि दोनों ही देश इस रिश्ते को लेकर कितने सीरियस हैं। पर इस व्यापार की सबसे अहम कड़ी क्या है? वो है भारत की कृषि सुरक्षा। मतलब हमारे किसानों को जिस खाद की जरूरत होती है, उसके लिए जो जरूरी फॉस्फेट और पोटाश है, उसका एक बहुत बड़ा सप्लायर जॉर्डन ही है। और जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी यानी JIFCO इसी गहरे भरोसे की एक जीती जागती मिसाल है। और 2025 की यात्रा के दौरान इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए 5 बहुत ही अहम समझौते हुए। इनमें क्या क्या शामिल था?
देखिए, इसमें ग्रीन एनर्जी पर सहयोग था, पानी बचाने की टेक्नोलॉजी पर बात हुई, जॉर्डन के मशहूर पेट्रा और भारत के एलोरा को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने की पहल हुई। और हाँ, भारत के जो सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स हैं, उन्हें भी साझा करने पर सहमति बनी। और देखिए, इस पूरी डिप्लोमेसी में एक पर्सनल टच, एक गर्मजोशी भी है। जब जॉर्डन के क्राउन प्रिंस खुद भारत के प्रधानमंत्री को म्यूजियम घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होती। ये दिखाता है कि दोनों नेताओं के बीच एक आपसी समझ है, एक सम्मान का रिश्ता है जो कागजी समझौतों से कहीं आगे जाता है। तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, फॉल्ट लाइंस और हेडविंड्स, यानी आगे की चुनौतियां। देखिए, हर पार्टनरशिप की तरह यहां भी सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं है। अगर इस रिश्ते को वाकई नए ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो हमें कुछ असली चुनौतियों और मुश्किलों को भी समझना होगा। तो पहली और सबसे बड़ी चुनौती है हमारे व्यापार का असंतुलन। हमारा ज्यादातर इंपोर्ट जॉर्डन से सिर्फ फॉस्फेट और पोटैश जैसी कुछ ही चीजों पर टिका हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कल को इंटरनेशनल मार्केट में इन चीजों की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, तो हमारा पूरा का पूरा ट्रेड हिल सकता है। ये एक तरह का रिस्क है। दूसरी तरफ जॉर्डन खुद भी कुछ आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहा है। वहां करीब 21% की बेरोजगारी दर है। देश की जीडीपी का लगभग 90% सरकारी कर्ज है। जाहिर है, ये सब बड़े आर्थिक लक्ष्यों के रास्ते में एक रुकावट बन सकते हैं। और इसके अलावा कनेक्टिविटी की भी एक दिक्कत है। जैसे अम्मान और मुंबई के बीच सिर्फ एक सीधी फ्लाइट है। अब इतनी कम कनेक्टिविटी के साथ टूरिज्म और बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन 5 पर, भविष्य के गठबंधन का निर्माण यानी सफलता का रोड मैप। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी चुनौतियों से निपटते हुए इस रिश्ते को और मजबूत कैसे बनाया जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक साफ सुथरा रोड मैप भी तैयार किया गया है। एक ऐसा रोड मैप जो इस पार्टनरशिप की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकता है। तो आगे का रास्ता क्या है? ये 4 मुख्य पिलर्स पर टिका है। पहला, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना, मतलब सिर्फ खाद्य तक सीमित न रहकर स्टार्टअप्स, छोटे उद्योगों और डिजिटल सेक्टर में नए मौके तलाशना। दूसरा, एक ग्रीन पार्टनरशिप बनाना, जिसमें सोलर एनर्जी और वाटर रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्र हों। तीसरा, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना, यानी ज्यादा फ्लाइट्स शुरू करना। और चौथा, फिल्म और कल्चर के जरिए पीपल टू पीपल कनेक्ट, यानी आपसी जुड़ाव को और गहरा करना। और आखिर में इस पूरी कवायद का, इस पूरी मेहनत का लक्ष्य सिर्फ एक है। बरसों की जो राजनयिक सद्भावना है, जो गुडविल है, उसे अब ठोस और भविष्य के लिए तैयार नतीजों में बदलना। ऐसे नतीजे जिनका असर जमीन पर दिखे। यह सिर्फ दोस्ती बनाए रखने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा गठबंधन बनाने की बात है जो दोनों देशों के लोगों के लिए तरक्की और स्थिरता लाए। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों देश इस रोडमैप पर चलकर अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं।